हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हायर परचेज का मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक दैट इज पार्शियल रिपोसेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम इसकी एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड दैट टू फ्रॉम द JR Monga बुक। क्वेश्चन में गिवन है HV Limited sold 3 cars for a total cash price of 3 lakh rupees on hire purchase basis to X on 1st January 2018। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड करें तो उसकी जो भी डिटेल्स होती है आप उसे एक पेपर पे उतार लें ताकि क्वेश्चन को बार बार आपको रीड ना करना पड़े। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि उन्होंने 3 कार्स जो है वो परचेज की है हायर परचेज बेसिस पे, तो आई हैव रिटन नंबर ऑफ कार्स 3। देन उन्होंने बोला कि कैश प्राइस जो है दैट इज 3 लाख रुपीज, तो दिस इज द टोटल कैश प्राइस ऑफ ऑल द 3 कार्स दैट इज 3 लाख रुपीज। परचेज किया उन्होंने 1 जनवरी 2018 को, जो मैंने अभी नोट नहीं किया। टर्म्स में उन्होंने बोला कि हम 90,000 रुपीज़ तो हम अभी कैश पेमेंट कर देंगे, कैश डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट इज 90,000 रुपीज़ एंड बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड 10% कंपाउंडेड एनुअली। उन्होंने बोला कि 3 लाख में से 90,000 तो हम अभी डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी की जो अमाउंट बच जाएगा उसकी हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे। तो देखिए 3 लाख रुपीज़ हमें देना था जिसमें से 90,000 वी हैव ऑलरेडी पेड, तो टोटल अमाउंट कितना रह गया 2,10,000 रुपीज़। और इसके अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि हमारी हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 70,000, 70,000 एंड 70,000। बट इन 70,000 में अभी तक हमारा इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। इट इज़ ओनली द कैश प्राइस नॉट द इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट उन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट लेंगे एट द रेट ऑफ 10%, और हमेशा जो हमारा इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उस पर हमें 10% कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको क्वेश्चन में जो है वो कैश प्राइस गिवन है एंड नॉट द हायर परचेज प्राइस। द इंस्टॉलमेंट्स वर पेबल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। उन्होंने बोला कि हम आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 दिसंबर 2019 को। अब देखो उन्होंने परचेज जब किया दैट इज ऑन द 1 जनवरी 2018। हमारा जो फर्स्ट ईयर एंड होगा दैट इज ऑन द 31 दिसंबर 2018। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2019। यानी कि वो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इस डेट पे करना स्टार्ट करेंगे एंड नॉट ऑन दी दिस डेट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एसेट को जो है वो 1 साल तक यूज़ करूँगा, उसके बाद दूसरे साल के एंड पे मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, उससे पहले नहीं। लेकिन जो नॉर्मल हम क्वेश्चंस करते थे उसमें जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती थी वो हमेशा हमारी फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारी ड्यू हो जाती है पे करने के लिए। बट यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर मेरी कंडीशन ये है कि हायर परचेज के करने के बाद मैं पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 31 दिसंबर को पे कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं पे कर पाऊंगा। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन 2020 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन 2021। तो बाकी की तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे 31 दिसंबर 2020 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जो वो पे करेंगे दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2021। सो दिस इज द इंस्टॉलमेंट पेमेंट शेड्यूल। आफ्टर दैट एक्स पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम बट फेल टू पे देयर आफ्टर। भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी और उसके बाद उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो यानी कि उसने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दी और इन दोनों को उसने डिफॉल्ट किया है। ऑन हिज फेलर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो HV लिमिटेड है उन्होंने रीप्रोसेस कर ली है 2 कार्स और वैल्यू क्या 50% पे। यानी कि उसने बोला कि भाई देख मैं 2 कार अपनी वापस लेके जा रहा हूँ और उनकी वैल्यू है 50% पे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एसेट जो है वो रीप्रोसेस कर ली 2, यानी कि टोटल हमने 3 परचेज की थी जिसमें से वो कह रहा है कि मैं 2 वापस लेके जा रहा हूँ। तो जो हायर परचेजर है उसके पास सिर्फ 1 एसेट ही उसके पास रहेगी, बाकी 2 वेंडर ले जाएगा। और उसने बोला कि मैं किस वैल्यू पे लेके जाऊँगा 50%, यानी कि पूरी आधी वैल्यू पे लेके जाऊँगा। जितने की मैंने सेल की थी उसका पूरा 50% की वैल्यू पे मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद बोला कि एक्स जो है यानी कि हायर परचेजर वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है SLM बेसिस पे। तो मैंने लिख दिया कि डेप्रिसिएशन 10% SLM बेसिस पर। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स फॉर 18, 19, 20। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना हायर परचेज प्राइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हायर परचेज प्राइस पता होना चाहिए कि हमारा उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला था कि जो हमारा टोटल कैश प्राइस है एसेट का वो है हमारे पास 3 लाख रुपीज़ और हमने डाउन पेमेंट कर दिया उसको 90,000 रुपीज़ का। तो हमारा टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना हो गया 2,10,000 रुपीज़। उसने बोला कि मैं आपसे 10% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करूँगा ऑन दी अमाउंट ड्यू। अब 2,10,000 के ऊपर वो मुझसे 10% चार्ज करेगा, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे। तो 10% ऑफ अमाउंट ड्यू, तो 21,000 रुपये उसने मुझसे कहा कि आपका जो है वो इंटरेस्ट ड्यू है।
तो मुझे टोटल उसको कितना देना होगा, 2,31,000 रुपीज। दिस इज द अमाउंट ड्यू। अब देखिए ये अमाउंट कब ड्यू है, ये तो हमारा जो प्राइस था दैट इज ऑन 1 जनवरी 2018। तो ये बैलेंस हमारा कितना बच गया 1 जनवरी 2018, क्योंकि उसी दिन पे मैंने आउटस्टैंडिंग डाउन पेमेंट किया था उसको। अब ये जो अमाउंट है ये किस दिन होगा हमारा, 31 दिसंबर 2018। तो मैंने 31 दिसंबर 2018 को मैंने उसको कितना पैसा देना है टोटल, एक तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो, प्लस 21,000 का इंटरेस्ट जो मैंने उसको पे करना है। क्या मैंने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दी, नहीं दी, क्योंकि मैंने उसे क्या बोला था कि सर मैं आपको पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करूंगी, इस दिन पर नहीं, मैं आपको अगले साल पे करूंगी। तो यहाँ पे हम 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक तो इस वाले टाइम पीरियड का 10% कैलकुलेट होगा और एक इस वाले टाइम पीरियड का 10% कैलकुलेट होगा। तो हमें कितना अमाउंट हो गया, ये वाला हमारा ड्यू हो गया। तो मैंने बोला था कि हमेशा जो हमारा इंटरेस्ट होता है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 10% से। तो 2,31,000 में वो 23,100 रुपीज़ और ऐड कर लेगा इंटरेस्ट के नाम का। तो टोटल वो कहेगा मैम मुझे आपसे 2,54,100 रुपीज़ लेना है। अब ये कब लेना है उसने मुझसे, 31 दिसंबर 2019 को, क्योंकि ये पूरे 19 का इंटरेस्ट जो है उसने ड्यू कर लिया। सो दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव टू पे टू हिम ऑन 31 दिसंबर 2019। अब मैं यहाँ से अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करूँगी। तो जब मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे करूँगी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो मैंने बोला था कि मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो कि 70,000 की है, लेकिन इसमें हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। तो पहला इंटरेस्ट मेरा 21,000 रुपीज़ का है और दूसरा इंटरेस्ट मैं उसको पे करूँगी 23,100 रुपीज़ का। तो मैं इन तीनों को ऐड करके उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देती हूँ। 1,14,100 रुपीज़ की मेरी पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, 1,40,000 रुपीज़। अब इस 1,40,000 में फिर से वो अपना इंटरेस्ट जो है उसको ऐड करेगा एट द रेट ऑफ 10%। उसने अपना 14,000 रुपये ऐड कर दिया, क्योंकि इसी का 10% लेगा ना जितना ड्यू है। सो दिस इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब वो इसमें 14,000 रुपये ऐड कर देगा, तो वो मुझसे कहेगा 1,54,000 रुपीज़ आप मुझे पे कर दो। सो दिस इज द अमाउंट विच इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। अब मुझे उसको ये अमाउंट पे करना था, लेकिन मैं उसे पे नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द अमाउंट ड्यू ऑन, दिस इज नॉट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि हम 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 70,000 की। सो दिस इज द बैलेंस, दिस इज दी इन दी बुक्स ऑफ दी एक्स। तो एक्स अपनी बुक्स में किसके अकाउंट बनाएगा, एक तो जो एसेट उसने परचेज की है दैट इज कार ऑन हायर परचेज अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट अपनी बुक्स में प्रिपेयर करेगा दैट इज दी हायर वेंडर का अकाउंट, जो है हायर वेंडर लिमिटेड अकाउंट। तो मैंने दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। जब भी आपके पास पार्शियल रिपोसेशन या फुल रिपोसेशन का क्वेश्चन आए, हमेशा उसे जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करता हायर परचेजर, तब तक आप उसे एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, और जैसे आप नॉर्मल एंट्रीज पास करते हैं वैसे पास करेंगे। तो देखिए, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड जब एसेट डिक्रीज होती है तो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। मैं जब भी इस एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं एंट्रीज को याद नहीं रखती कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मैं सिर्फ ये याद रखती हूँ कि अगर एसेट को मुझे इंक्रीज करना है तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, अगर एसेट को मुझे डिक्रीज करना है तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखो, जब मैंने एसेट परचेज किया तो मेरे पास एसेट आ जाएगी। तो मेरे पास एसेट कौन सी डेट को आ रही है, क्योंकि हमने एसेट को 1 जनवरी 2018 को परचेज किया, तो मेरे पास 1 जनवरी 2018 को एसेट आ जाएगी। और किस वजह से आ रही है, अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो बैंक की वजह से आती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एसेट आ रही है हायर वेंडर की वजह से। तो मैं लिख दूंगी हायर परचेजर्स वेंडर्स अकाउंट, और कितने की एसेट आ रही है, 3 लाख रुपीज़ की एसेट आ रही है। अब पूरे साल मैंने कोई एंट्री नहीं करूंगी क्योंकि एसेट है। अब ईयर एंड हो जाएगा तो 31 दिसंबर 2018 आ जाएगा, और इस पर मैं अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देती हूँ, दैट इज 10%, जो कि पूरे साल का लगेगा। तो 3 लाख की एसेट थी, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगी तो 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, और 31 दिसंबर 2018 को ही हमने उसका बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। तो 3 लाख में से 30,000 चला गया, दैट इज 2,70,000 रुपीज़। आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे जो है वो 3 लाख रुपीज़ टोटल आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो बैलेंस ईडी यहाँ पे था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज जनवरी। सो दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000 रुपीज़। अब हमने पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो 2019 का जो एंड है वो आ जाएगा, और हम अपना जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर लेंगे अगेन 10%, लेकिन यहाँ पे WDV नहीं है, इट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड।
तो पूरा जो होगा वो 30,000 रुपीज़ हर साल के लिए रहेगा। सो दिस विल बी 30,000 रुपीज़ जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। पूरे साल हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो सिमिलरली हमारा बैलेंस CD जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ 2,40,000 रुपीज़। और अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे 2,70,000 रुपीज़। फिर हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1 जनवरी 2020। यहाँ पे हम निकालेंगे अपना बैलेंस ब्रॉड डाउन विच इज़ 2,40,000 रुपीज़। अब ईयर एंड हो जाएगा, तो ईयर एंड को पहले हम ईयर एंड कर लेते हैं अपना 2020। डेप्रिसिएशन मैं अपनी बुक्स में चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि इस डेट तक तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसने जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट किया, तो जब भी वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है उस डेट तक आप अपनी नॉर्मल एंट्रीज करो। तो उसने डिफ़ॉल्ट किया 31 दिसंबर 2020 को, तो यहाँ तक तो आप अपना एसेट अकाउंट नॉर्मल प्रिपेयर करो जैसे आप प्रिपेयर करते हो। तो 31 दिसंबर 2020 तक मैंने अपना अकाउंट प्रिपेयर किया। डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लेती हूँ विच इज़ 30,000 रुपीज़, और यहाँ तक आप रुक जाओ क्योंकि हमारा बैलेंस कितना होगा ये हमें नहीं पता। अब उसने एसेट कितने पे लेके जा रहा है, कितने पे छोड़ के जा रहा है, वो अभी हमें नहीं पता। तो अभी जो हमारा एसेट अकाउंट है वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना हायर वेंडर का अकाउंट। अब देखिए हायर वेंडर हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और जब ये डिक्रीज होती है तो वी आर रिकॉर्डिंग इन द डेबिट साइड। अब मेरे पास लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जब रिकॉर्ड करूंगी तो किसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने परचेज किया है कुछ सामान, गुड्स एसेट्स मैंने परचेज की है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि 1 जनवरी 2018 को मेरी लाइबिलिटी अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ कार ऑन हायर परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरे ने कार परचेज किया। कितने की है मैंने कार परचेज? 3 लाख रुपीज़ की कार परचेज की। क्या इस 3 लाख में से मैंने कुछ पे किया? अब मेरे पास लाइबिलिटी आ गई, लेकिन मेरी लाइबिलिटी जो 3 लाख की थी वो कुछ कम भी हो गई क्योंकि मैंने उसे डाउन पेमेंट किया। तो डाउन पेमेंट मैंने सेम डेट को कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट, विद इन ब्रैकेट्स आप बता सकते हो दैट दिस इज द डाउन पेमेंट विच इज़ 90,000 रुपीज़। अब पूरे साल हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। अब इसका जो ईयर एंड हो जाएगा तो वो अपना इंटरेस्ट जो है उसको ड्यू करेगा। तो जब इंटरेस्ट ड्यू करेगा तो जो मेरी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब मैं 31 दिसंबर को अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगी तो मैं उसे लिख दूंगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो देखिए पहला जो इंटरेस्ट था वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 21,000 रुपीज़ का। तो मैं ये वाला 21,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो मुझे 21,000 पे करना है। अब हमने उसको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी पे नहीं किया, हमने सिर्फ पहले साल में उसको डाउन पेमेंट पे की थी। तो पूरा जो है वो अपना अकाउंट हम क्लोज कर देंगे यहाँ से, और जो भी बैलेंस CD आएगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज़ 2,31,000 रुपीज़। और ये हमारी ईयर एंड हो जाएगा 2018 का। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 2019 का, जो बैलेंस CD था वो हमारा बैलेंस PD हो जाएगा, दैट इज़ 2,31,000 रुपीज़। अब इस साल को पूरे साल खत्म होने के बाद में अपना इंटरेस्ट ड्यू करेगा, तो अगेन जो है वो पूरा साल हम खत्म कर देते हैं और उसका इंटरेस्ट को हम ड्यू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, अब वो इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करेगा। तो हमने दूसरा इंटरेस्ट कितना ड्यू किया था, 23,100 का इंटरेस्ट ड्यू किया था। और आप सिंपल इसका भी 10% लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने उसका ये वाला अमाउंट ड्यू कर दिया। अब मैं कहेगा कि मैम आपने बोला था कि आप मुझे 1990 ही रहेगा। अब वो मुझे कहेगा कि मैम आपने बोला था आप मुझे पेमेंट करोगे, तो मैं कहूँगी ठीक है मैं आपकी पेमेंट कर देती हूँ 31 दिसंबर 2019 की, क्योंकि हमने अपना जो चार्ट बनाया था उसमें बोला था ना कि हम 19 में पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो 31 दिसंबर 2019 की हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2019 की पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जा रही है, जो जाएगी बैंक के नाम से, क्योंकि हम बैंक से उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक तो उसको 70,000 रुपये दूंगी जो मैंने बोला था 70,000। एक वो मुझसे कहेगा कि मैम ये वाला इंटरेस्ट पे करो पहले साल का, और दूसरे साल भी आपने पेमेंट नहीं करी तो उसका भी आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। तो टोटल अमाउंट जो मैं है उसको पे कर दूंगी, दैट इज़ 1,41,000 रुपीज़ मैं उसको पे कर दूंगी। ईयर एंड हो गया है, हम अपना बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस हमारा इस साइड पे आएगा, बैलेंस CD, और ये आएगा 31 दिसंबर 2019 को। सो इट इज़ 1,40,000 रुपीज़। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2,54,100 एंड 2,54,100। तो ये तो नॉर्मल हम लोग अभी तक ट्रांजैक्शन जो है वो एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब फिर हमारा जो है वो 1 जनवरी 2020 आ जाएगा, और मैं इसको अपना बैलेंस BD बना लेती हूँ, बैलेंस CD को, दैट इज़ 1,40,000 रुपीज़। अब वो कहेगा पहले अपना इंटरेस्ट ड्यू करेगा पूरे साल का,
तो 31 दिसंबर 2020 को उसने अपना इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब वो मुझसे कितना इंटरेस्ट मांग रहा है, 14,000 रुपीज़, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है उसी पे 10% कैलकुलेट करेगा। उसने कहा कि मुझे आपसे टोटल कितना पैसा लेना है, 1,54,000 रुपीज़ उसने मुझसे लेना है। अब मैं यहाँ पे अगर उसे पेमेंट कर देती तो मैं यहाँ पे बैंक लिख देती, तो मैंने तो है उसको पेमेंट किया नहीं, मैंने तो डिफॉल्ट कर दिया। तो अब वो क्या कहेगा कि ऐसा है, देखो तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी 2 एसेट्स जो है वो लेके जा रहा हूँ। अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे लिखना है। आप लिखो वैल्यू ऑफ 2 एसेट्स रीपोसेस, कि जो वो एसेट्स लेके जा रहा है उनकी वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ एसेट रिटेन, जो एसेट उसने रिटेन कर ली उनकी क्या वैल्यू है, और जो एसेट वो लेके जा रहा है उनकी क्या वैल्यू है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट रीपोसेस्ड, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट रिटेन। तो उसने बोला कि मैं जो कैश प्राइस है 2 एसेट लेके जाऊंगा, तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा 2 एसेट का, 2 लाख रुपीज, क्योंकि 3 का 3 लाख था तो 2 का 2 लाख हो जाएगा। उसने बोला कि मैं इनको किस वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ, 50% पे, तो मैं कह सकती हूँ उसने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 50%। सिंपल उसने क्या बोला था कि भाई देख तेरी वैल्यू एसेट चाहे तूने 1 साल यूज की, 2 साल यूज की, 3 साल यूज की, मुझे नहीं पता, जितने की मैंने एसेट दी थी उसकी 50% वैल्यू पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो सीधा मैं डेप्रिसिएशन 50% चार्ज कर देती हूँ, 1 लाख रुपीज, और वो मुझसे एसेट कितने की लेके जा रहे हैं, 1 लाख रुपीज पे वो मुझसे एसेट को लेके जा रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसेट जो कि वो लेके जा रहा है। अब मेरे पास एसेट जो रिटेन मैंने कर ली, जो मेरे पास रह गई, उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए उसका कैश प्राइस कितना था, 1 लाख रुपीज, क्योंकि हमेशा जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैश प्राइस पे होता है, ना कि हायर परचेज प्राइस पे, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश प्राइस लिखेंगे, हायर परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे। तो मैंने बोला कि देखो जो मैंने एसेट लिया था उसका कैश प्राइस 1 लाख रुपीज था, मैंने इस पे पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 2018 का डेप्रिसिएशन, तो इट कम्स आउट टू बी 90,000। फिर मैंने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2019 का, अगेन 10% जो है वो 10,000 ही रहेगा, क्योंकि हम SLM पे लगाते हैं, WDV नहीं लगा रहे, SLM क्वेश्चन ने बोला है हमें। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 80,000 रुपीज़। और फिर 2020 आ गया है, पूरे साल मैंने 2020 में भी तो यूज़ की है, तो फिर से मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँगी, और इसकी वैल्यू आ गई 70,000 रुपीज़। यानी कि जो कार मेरे पास है उसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 70,000 रुपीज़ है, और जो वैल्यू पे वो कार को लेके जा रहा है उनकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो एंटर करते हैं। तो पहले हम अपने वेंडर का अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी होता है वेंडर का अकाउंट क्लोज करना। तो देखो उसने मुझसे बोला था कि मैम मुझे आपसे लेना है टोटल 1,54,000 रुपीज़। मैंने कहा देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। उसने कहा ठीक है, फिर मैं कार लेके जा रहा हूँ 1 लाख रुपए में, ठीक है ना। मैंने उसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी कार वापस ले जाता हूँ, लेकिन 2 कार लेके जाऊंगा और उनकी वैल्यू में 1 लाख रुपए लगाता हूँ। मैंने कहा ठीक है लगा लो। तो यहाँ से मेरे पास मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मैं इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कार जा रही है, कार ऑन हायर परचेज अकाउंट। कितने में जा रही है, 1 लाख रुपीज़ में। तो जब उसने बोला 1 लाख में लेके जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है 1 लाख में ले जाओ। अब इसी डेट पे मेरे पास क्या बच जाएगा, बैलेंस CD। तो मैंने टोटल 1,54,000 देना था, जिसमें से 1 लाख मेरा सेट ऑफ हो गया है। तो मेरे पास कितना बैलेंस रह गया, 54,000 रुपीज़, जो मैं उसे धीरे धीरे आगे पे करती रहूंगी। तो मेरा जो वेंडर का अकाउंट है वो मेरी बुक से क्लोज हो चुका है 31 दिसंबर 2020 को। तो यहीं तक ही हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे, तो मेरा वेंडर का अकाउंट ईजिली क्लोज हो गया। अब हम करते हैं अपने जो एसेट हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था कार्स ऑन हायर परचेज अकाउंट का, उसको हम क्लोज करते हैं अकाउंट को। तो देखो हमने अपना जो फर्स्ट ईयर था वो कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट किया, अब आते हैं थर्ड ईयर पे। तो मेरे पास जो मेरी एसेट्स की वैल्यू थी वो थी 2,40,000 रुपीज़ मेरी बुक वैल्यू, और उन पे मैंने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 30,000 का, क्योंकि मैंने पूरा साल तो एसेट को यूज़ किया है ना, तो मैं डेप्रिसिएशन तो पूरा चार्ज करूँगी। उसके बाद मेरे पास एक मेरी एसेट बच गई है 31 दिसंबर 2020 को। आपके पास आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बची, 70,000 रुपये। ये आपने कैलकुलेट किया तो आपने क्या किया था कि मेरे पास जो एसेट रह गई उसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 70,000 रुपये। मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 70,000 रुपीज़, क्योंकि 2 तो चली गई। तो इनकी बैलेंस CD निकाल के मैं क्या करूंगी, ये तो वेंडर के पास है, मेरे पास तो बस एक ही कार है, तो इसी का मुझे बैलेंस निकालना पड़ेगा 70,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे सीधा पहले बैलेंस CD लिख देती हूँ
कि 70,000 रुपीज़ जो है वो मेरा बैलेंस CD हो गया। अब एक चीज़ देखिए, हायर वेंडर ने मुझसे एसेट कितने में ले ली, तो मेरे पास से जो मेरी एसेट है वो कितने की चली गई, 1 लाख रुपये की चली गई। उसी ने मुझसे बोला ना मैं तुम्हारी एसेट्स को 1 लाख पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास से जो मेरी एसेट्स थी वो कितने की चली गई, 1 लाख की चली गई। तो 31 दिसंबर को मेरी जो बुक में से एसेट गई हैं वो कितने की गई हैं, 1 लाख की गई हैं। अब बाकी जो बचेगा बैलेंस, अगर इधर है तो ये आपका लॉस हो जाएगा, और अगर इधर बैलेंस है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जिस भी साइड पे बैलेंस बचेगा उस साइड पे आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस का नाम देके आपका अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो बस इतना सा काम आप लोगों ने करना था। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 40,000 रुपीज़, यानी कि मुझे 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है अगर वो एसेट्स को लेके जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं होता।